गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर हम लोगों ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो यूनिट द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति के अंतर्गत आता है, इसको हम लोगों ने शुरू किया था। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है कि जब किसी धातु पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। यह हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद उसमें हम लोगों ने पढ़ा था हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण। हर्ट्ज तथा लेनार्ड और मिल्टन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर अनेक प्रयोग किए और उन्होंने अलग अलग तरह की धातुओं को प्लेट लेकर उन पर विभिन्न प्रकार के आवृत्ति, विभिन्न प्रकार की तीव्रताओं का प्रकाश डाला और हर एक दशा में जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी ऊर्जा तथा प्रकाश वैद्युत धारा की प्रबलता को मापा। तो इससे उन्होंने कई रिजल्ट प्राप्त किए। तो यह चित्र उसी प्रयोग का दिखाया जा रहा है कि जो हर्ट्ज, लेनार्ड और मिल्टन ने किया था। इसमें एक निर्वातित नलिका जो ये दिखाई दे रही है, ये निर्वातित नलिका, क्योंकि इसका हम लोगों ने तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे प्रकाश की आवृत्ति, जो नया टॉपिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक बार देख लीजिए। प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इस जो एक्सपेरिमेंटल अपरेटस है इसके बारे में थोड़ा सा फिर से हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। तो यह एक निर्वातित नलिका है जिसमें धातु की दो प्लेटें P1 व P2 हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर ये रखी गई हैं। ठीक, प्लेट P1 के सामने क्वार्ट्ज की खिड़की, ये W जो विंडो दिख रही है, क्वार्ट्ज की खिड़की यह इसके सामने रखी हुई है तथा इस पर प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं। यह प्रकाश किरणें इससे आ रही हैं। इसे कैथोड प्लेट भी कहते हैं। ठीक, इन प्लेटों का संबंध एक अमीटर जो सेंसिटिव है, सुग्राही है, और एक कम्यूटेटर, इसको कम्यूटेटर कहते हैं, 4 वे की, कि जब हम 1 1 लगा देंगे तो इसमें धारा की दिशा एक होगी और जब 2 2 लगा देंगे तो धारा की दिशा बदल जाएगी। तो जब हम इसको प्लेट P2 को धन और P1 को ऋण करना हो तो हम 1 1 में लगाते हैं और प्लेट P2 को ऋण करना हो तो हम 2 और 2 का उपयोग करते हैं और इसको एक पोटेंशियल डिवाइडर, विभव विभाजक से लगा दिया गया है। ठीक, तो यह हो गया एक्सपेरिमेंटल ऑपरेटर्स के बारे में। और प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले टर्न पर। अब आइए इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव में प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो यदि निरोधी विभव यानी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को रोकता है, जो पोटेंशियल, इसको हम निरोधी विभव कहते हैं। तो निरोधी विभव पर पहुंच जाने पर हम प्लेट P1 पर उतनी ही तीव्रता का परंतु पहले से ऊंची आवृत्ति का प्रकाश डालें तो परिपथ में उतनी ही प्रकाश वैद्युत धारा फिर से बहने लगती है। प्लेट P2 के ऋण विभव को बढ़ा देने पर यह धारा पुनः रुक जाती है। अतः प्रकाश की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी और निरोधी विभव उतना ही ऊंचा होगा। यहाँ पे ग्राफ के द्वारा समझते हैं। यह देखिए, यह ग्राफ, यह विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में है। जैसे हम यहाँ पे विद्युत धारा हमको प्राप्त होती है, पोटेंशियल हम लगाते हैं, लेकिन एक समय के बाद हम पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं लेकिन विद्युत धारा का मान नहीं बढ़ता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि उनकी जो ऊर्जा है वह उस पोटेंशियल पर नियत है। अब अगर हम इसको निगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं, ऋण विभव लगाते हैं प्लेट P2 पर, तो यह क्या होगा कि विद्युत धारा घटने लगती है और एक आवृत्ति के लिए यह V0 यहाँ पे दिखाया गया है, यानी एक पोटेंशियल पर आकर शून्य हो जाती है। तो यह स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ν1 आवृत्ति के प्रकाश के लिए। फिर अगर हम दूसरा यानी कि उससे उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो भी धारा हमें उतनी ही मिलती है, लेकिन उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल देखें यहाँ पे V02 है, जो उससे आगे जाकर शून्य होती है, जहाँ पे ν2 इज ग्रेटर देन ν1 है, यानी यह जो ν2 है वह उससे उच्च आवृत्ति का अधिक ऊर्जा का प्रकाश है। तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो यदि हम विभिन्न आवृत्तियों के प्रकाश को, देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रयुक्त करके प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो E के बराबर eV0 तथा प्रकाश आवृत्ति ν में एक ग्राफ खींचे तो यह एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यानी अगर हम कई आवृत्ति लें, विभिन्न आवृत्तियों को लें
और उसके बाद उसकी गतिज ऊर्जा, दोनों में अगर हम एक ग्राफ खींचते हैं तो यह सरल रेखा प्राप्त होती है। अतः प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। तो यह समझ में आ गया होगा ग्राफ। अब अगले ग्राफ के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि अगर कई आवृत्तियाँ हम लेते हैं और उसकी ऊर्जा लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो गतिज ऊर्जा होती है, तो उसको हम खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलता है। तो यह देखिए, यह स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक हमको न्यू ज़ीरो तक हमको किसी भी प्रकार की गतिज ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा नहीं मिलती। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। तो यह न्यू ज़ीरो जो आवृत्ति होगी, यह उस धातु के लिए कार्य फलन का कार्य करेगी। इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति का कार्य करेगी। यानी कि इस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालें तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इस आवृत्ति के आगे जब हम आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तभी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वैद्युत धारा या उन इलेक्ट्रॉनों के पास गतिज ऊर्जा होगी जो कि प्लेट P2 पर पहुंचेंगे और विद्युत धारा हमें प्राप्त होगी। तो यह एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जिसका स्लोप मान लिया a है। यहाँ देखिए प्रकाश की आवृत्ति न्यू है और यह E क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है। तो जब इस स्ट्रेट लाइन को हम पीछे बढ़ाते हैं तो यह न्यू ज़ीरो यानी x एक्सिस पे एक जगह काटता है। तो यह न्यू ज़ीरो इसकी देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इस न्यू ज़ीरो से कम आवृत्ति का प्रकाश डालने से उस धातु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। अब इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो यह एक जगह जाकर यहाँ पे इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट काटता है जिसको हम -b कहेंगे। तो इसमें एक हम समीकरण बनाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, लिखा हुआ है इसको। यदि हम E तथा न्यू के बीच ग्राफ की रेखा को पीछे की ओर बढ़ाएं तो यह आवृत्ति अक्ष को एक बिंदु न्यू ज़ीरो पर काटती है तथा ऊर्जा अक्ष को अंतःखंड -b इंटरसेप्ट देती है। अतः प्रकाश की उस न्यूनतम आवृत्ति न्यू ज़ीरो को जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके उस पदार्थ की देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अथवा संस्तब्ध आवृत्ति कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो प्रकाश वैद्युत कार्य फलन यानी फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ये क्या है, इसको आइए देखें। तो जो ग्राफ है यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ है, इसको हम एक समीकरण द्वारा, स्ट्रेट लाइन समीकरण y बराबर mx प्लस c जो आप लोग पढ़े होंगे उसके द्वारा अगर हम देते हैं तो निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम लिखेंगे E के बराबर a न्यू माइनस b। यानी E के है यह हमारा y एक्सिस है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्लोप इसका a हो गया और c यानी अंतःखंड जो है -b से दे रहा है। तो E के और न्यू में यह समीकरण है। तो E के बराबर a न्यू माइनस b। तो उपयुक्त समीकरण में a एक सार्वत्रिक नियतांक है परंतु b कैथोड प्लेट के पदार्थ पर निर्भर करता है। इससे स्पष्ट है कि न्यू बराबर न्यू ज़ीरो तब E के बराबर 0। आप यहाँ ग्राफ से देखिए, यहाँ पे यदि न्यू बराबर न्यू ज़ीरो रखें तो यहाँ पे E के 0 है। तो इसको रख के हम यहाँ से मान निकालते हैं। तो E के बराबर 0 रखेंगे तो a न्यू ज़ीरो माइनस b या b बराबर a न्यू ज़ीरो, यह हमको मिला। यह क्या है, a न्यू ज़ीरो। b उस न्यूनतम ऊर्जा को व्यक्त करता है जो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है। इसे उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन यानी फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन कहते हैं। इसे W अथवा फाई से व्यक्त करते हैं। इसके बाद देहली तरंग दैर्घ्य क्या है कि जो आवृत्ति के संगत यानी किसी पदार्थ की देहली आवृत्ति न्यू ज़ीरो के संगत प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को देहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा ज़ीरो कहते हैं। यानी लैम्डा ज़ीरो बराबर c अपॉन न्यू ज़ीरो। यह दोनों में संबंध है। यह आसान सा है समीकरण, इसको हम लोग समझ लेंगे। अब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर किए गए प्रयोगों के आधार पर निम्नलिखित नियम दिए। पहला, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको हम लोग देख चुके हैं। दूसरा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है।
यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ऐसा नहीं है कि तीव्रता हम बढ़ाते जाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यह हम लोग देख चुके हैं कि उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ाने पर बढ़ती है। चौथा, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यह न्यूनतम आवृत्ति दहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। यह वही पॉइंट है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यू ज़ीरो तक हमको कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे न्यू ज़ीरो तक जब तक हम नहीं पहुँच गए तब तक हमको कोई इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा नहीं मिलती है। यह वही चौथे पॉइंट को डिस्कस कर रहा है कि यदि प्रकाश आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो हमको किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं प्राप्त होता या भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। तो प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के पृष्ठ पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के पृष्ठ से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चाता टाइम लैग नहीं होती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बिल्कुल वही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, E के = a न्यू माइनस बी, ये वही इक्वेशन है। अब आइए इसको देखते हैं। 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में संचरित होता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा h न्यू होती है, जहां न्यू प्रकाश की आवृत्ति तथा h प्लांक का सार्वत्रिक नियतांक है। यह प्लांक्स यूनिवर्सल कांस्टेंट है h, जो अभी हम लोगों को उस कांस्टेंट के रूप में प्राप्त होगा। अब आइए, माना धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तथा धातु से एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या है, W है। तो W को धातु का कार्यफलन कहते हैं तथा इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए अलग अलग होता है। तो अतः h न्यू यानी जो प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा है, यह दो भागों में विभक्त हो गई, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में और इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में। तो h न्यू बराबर W प्लस E के हो गया, या E के बराबर h न्यू माइनस W हो गया। ये मान लिया समीकरण नंबर 1 है, जहाँ h न्यू धातु में इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटॉन की ऊर्जा है। यहाँ पे देखिए एक चित्र द्वारा दिखाया गया है कि h न्यू प्रकाश आ रहा है इस धातु पर, जिसका W कार्यफलन है। तो यह दो भागों में विभाजित हो रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में, दूसरा उसको गति देने में। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है h न्यू बराबर W प्लस E के। अब समीकरण 1 को E के बराबर a न्यू माइनस बी से तुलना करने पर, इस समीकरण 1 को a न्यू माइनस बी से तुलना करने पर नियतांक a वास्तव में प्लांक नियतांक h है तथा नियतांक b धातु का कार्यफलन W है। चूंकि धातु का कार्यफलन W बराबर h न्यू ज़ीरो है, तो W बराबर h न्यू ज़ीरो यहाँ पे हम रखेंगे। तो W बराबर h न्यू ज़ीरो रखने पर यह मिल जाएगा E के बराबर h न्यू माइनस h न्यू ज़ीरो, h कॉमन ले लेंगे तो यह न्यू माइनस न्यू ज़ीरो हो जाएगा। अब E के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, अगर मान लीजिए इसका अधिकतम वेग v मैक्सिमम हो तो हम E के को लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम। तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू ज़ीरो, जो समीकरण, और यही समीकरण हमको आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको ठीक प्रकार देख के समझेंगे, और यह अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज यहीं तक हम लोग इसको जो है रोकते हैं, और इसको आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद।